हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पोयम 7 की कविता 7वीं, जिसका नाम है बादल को घिरते देखा है। तो देखेंगे कि इस कविता में आपको क्या बोला गया है। आपको मैं टुक में बताऊंगी इसका अनुवादन। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो। कविता का अनुवादन देखें उससे पहले देख लेते हैं सुविचार। तो आज का सुविचार है, मानवता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। ये बहुत ही कॉमन और बार बार सुना जाने वाला सुविचार है। मानवता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। आपको सामने वाला कौन है, दुश्मन है, फ्रेंड है, देखे बिना आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो देखते हैं हम इस पोयम ने क्या बोला है, इस कविता में क्या बोला गया है। आपको बादल को गिरते देखा है। तो फर्स्ट आपको हम लोग ये कविता बताएं उससे पहले देख लेते हैं इसके कवि के बारे में 3-4 चीज़ें। आप लोग है ना अपनी बुक में पूरा एक बार डीप में पढ़ लेना एक बार। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगी, उनका जन्म, कवि का जन्म, जन्म स्थान और मृत्यु। आप ये 4 चीज़ें भी याद कर लोगे ना और एग्ज़ाम में लिख देना पेपर में। जो भी जिस कविता का भी पाठ या कविता में जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो उसके कवि और कवित्री के बारे में, लेखक और लेखिका के बारे में। तो 4 चीज़ें ये मेन है। आप ये भी लिख दोगे ना बहुत है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ एक बार आप पढ़ लेना बुक में से। तो देखते हैं हम इस कविता के कवि के बारे में। ये कविता नागार्जुन ने दी थी। उनका जन्म 1917 में हुआ था। उनका जन्म स्थान था बिहार। एक्चुअली ये बिहार में था, लेकिन यहाँ पे आपको बुक में दिया गया है कि ननिहाल सतलखा जिला मधुबनी बिहार। ये पूरा है, आपको पूरा याद रखने तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ याद ना आए तो बिहार तो ज़रूर लिख के आना, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। इनका निधन हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 1998 में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ज़रूर याद करना आप एक बार। अभी हम देखते हैं काव्य में क्या बोला गया है वो। तो आपको फर्स्ट 4 लाइन में बुलाएं। मैं आपको यहाँ पे लाइन पढ़ूंगी और अनुवादन करके बताऊंगी। मैंने यहाँ पे वीडियो में भी लिखा है, और आप ऐसा हो तो पाठ्य पुस्तक लेके बैठना, उसमें से भी देख सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी। शुरू करती हूँ मैं अब आपको एक्सप्लेन करना। अमल धवन गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तनहीन कणों को मानव सरोवर के उन स्वर्णीय कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। यहाँ पे आपको अमल और धवन फर्स्ट ही 2 ये वर्ड दिए गए, इसका मतलब होता है निर्मल और उज्जवल। शिखरों मतलब को चोटी, मतलब सबसे ऊपर वाला। फिर तुहिन का यहाँ पे मतलब होता है बर्फ। ये आपको सारे स्वाध्याय में दिए, स्वाध्याय से ऊपर जो आपको शब्दार्थ और टिप्पणी जो बताई गई है उसमें सारे के मतलब दे रखे हैं। मैं आपको इसका अनुवादन करके बताती हूँ। कवि ने निर्मल और उज्जवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि ने छोटे मोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को मानव सरोवर के स्वर्णीय कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ मानव सरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा की बूंदों के गिरने का चित्रण अंकित किया है। यहाँ पे ये बताया है। आगे देखते हैं कि क्या बताया है इस कविता में। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। इनके श्यामल नीलन सलील में समतल देशों से आकर पावन की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। यहाँ पे इस 4-5 लाइन का ये मतलब होता है, हिमालय के ऊंचे कंधों में यानी शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं।
कवि ने मानव सरोवर के श्याम नील सलिल में समतल देशों से आ आकर श्याम, सलिल का यहाँ पे मतलब होता है पानी, जल। मानव सरोवर के श्याम नील सलिल में मतलब पानी में समतल देशों से आ आकर पावस की गर्मी से याकुल तिक्त मधुर कमल दंड खोजते हंसों को तैरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ पे हंसों द्वारा झीलों में कमलनाथ खोजने का चित्रण बताया गया है। आगे बुलाएं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारोण की मृद किरण थी, अगल बगल स्वारंभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। आगे का मैंने बाद की स्लाइड में लिखा है, अभी मैं यहाँ तक का अनुवादन बताती हूँ आपको और बताती हूँ क्या होता है। तो यहाँ तक का मतलब होता है वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मतलब सवेरा था। अनिल यानी कि किसी इंसान की बात नहीं गई, अनिल यानी मतलब है पवन, हवा मंद मंद बह रही थी, मतलब चल रही थी। बाल सूर्य की कोमल किरणें थी, मतलब छोटी छोटी जो नहीं होती वो किरणें, सुबह की किरणें कितनी ठंडकदायक होती है, वैसे उसकी बात करें। अगल बगल सोने जैसे चमकने वाले शिखर थे। चिरविहर के बाद चकवा चक्काई का मिलना और सेवालों के हरे बिस्तर पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। एक दूसरे से विरहित होकर जिनको अलग अलग रहकर सारी रात बितानी होती थी। यहाँ तक का ये अनुवादन है, बाद में देखते हैं इस लाइन में क्या बोला है। आगे आपको कविता में दिया है, निसंग काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकाई को बंद हुआ कंदर, फिर उनमें उस महान सरोवर के 30 सेवालों की हरी धरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ तक ये हमारी कविता पोयम ख़त्म होती है। ये इसकी लास्ट लाइन है। इसका अनुवादन मैं आपको बताती हूँ। रात के समय सदा के लिए शापग्रस्त बेबस चकवा चक्काई का कंदर बंद हुआ, फिर इनमें से महान सरोवर के किनारे पर सेवालों की हरी बिस्तर पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ पे इस पोयम का ये अर्थ होता है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप ये वाला वीडियो रिप्ले करके वापस से देख लेना एक बार। अब हम देखते हैं इसका स्वाध्याय। आपको मैं स्वाध्याय बताती हूँ। यहाँ पे मैंने स्वाध्याय में फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उसी के आंसर लिखे हैं, बाकी के मैं आपको बोल के बताऊँगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं विकल्पों। तो विकल्पों आपको 4 दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखे हैं। मैं आपको बुक में से क्वेश्चन पढ़ूँगी और आप भी बुक लेके ही बैठना, पाठ्य पुस्तक आपकी हिंदी की, उसमें देखते जाना और फिर आंसर इधर से देख लेना। अगर टिक किए हो तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट विकल्प है, कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर किसको गिरते देखा है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना बादल को। दूसरा पूछा है, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कर्णों को मानव सरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है? तो इसके उत्तर में आएगा स्वर्ण कमल पर। तीसरा है, जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? तो इसके उत्तर में आएगा वसंत। चौथा है, कवि ने मानव सरोवर के श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है? तो इसके उत्तर में आएगा हंसों को। आगे आपको बोला एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसके उत्तर में आएगा प्रस्तुत कविता रोमानी वातावरण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है, इस कविता का रचना काल क्या है? इसके उत्तर में आएगा इस कविता का रचना काल 19वीं सदी है। तीसरा पूछा है, कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? उत्तर में आप लोग लिखना, कवि ने कमल को स्वर्णीय रंग का बताया है। फोर्थ है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? इसके उत्तर में आएगा प्रस्तुत
यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है इस वर्ड में, प्रस्तुत में, तो आप ज़रा बुक में से जो है वही देखना, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। हाँ, और प्रस्तुत कविता में कवि ने बाल सूर्य का परिवेश प्रस्तुत किया है। आप ये ध्यान रखना, ये वाला वर्ड मत लिखना, ये शब्द मत लिखना। प्रस्तुत जो ये नीचे वाला है ना, लास्ट लाइन में बोला है, वही वाला आएगा। ये गलती से लिखा गया है, मैं फिर से बता रही हूँ, आप ध्यान रखना ये बात। अब हम लोग देखते हैं दो दो वाक्य में दिए गए क्वेश्चन के उत्तर में क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे इसका बड़े हो जाते इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको लेकिन बता रही हूँ। आप एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार सुन लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और हमारी ईमेल आईडी भी दे रखी है, अगर आपको ईमेल भी करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो दो दो वाक्य में जो उत्तर लिखना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के प्रथम चरण में क्या दृश्य है। तो इसके उत्तर में लिखना आप लोग, कवि ने निर्मल और उज्जवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि ने छोटे मोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को मानव सरोवर के स्वर्ण कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ मानव सरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने का चित्रण अंकित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हंस किससे उबर कर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। इसके उत्तर में लिखना, हिमालय के उच्च शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील जल में पावस की गर्मी से व्याकुल होकर हंस शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। थर्ड है, वासंती सुबह में सरोवर के किनारे सेवालों की हरी दरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है। तो इसके उत्तर में आएगा, बासंती सुबह में सरोवर के किनारे सेवालों की हरी दरी पर चकवा चकई के प्रणय कलह का दृश्य है। सापग्रंश चकवा चकई को रात में एक दूसरे से अलग रहते हैं। और नेक्स्ट आपको अभी पूछा है, और ये लास्ट 2-3 वाक्य में लिखना है उसका, दो वाक्य में, कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है। उत्तर में आएगा, कवि ने किरणों को कोमल बताया है और शिखरों को निर्मल और उज्जवल बताया है। ये 1 लाइन में भी पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। अब 5 वाक्यों में लिखना है, इसके उत्तर हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पूछा है, प्रस्तुत कविता में कवि की सौंदर्य की निसंगतता का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, कवि ने निर्मल और उज्जवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि ने छोटे मोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को मानव सरोवर के स्वर्णीय कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ मानव सरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों की गिरने का चित्रण अंकित किया है। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि ने मानव सरोवर के श्याम नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की गर्मी से व्याकुल तिक्त मधुर कमल दंड खोजते हंसों को तैरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ हंसों द्वारा झीलों में कमलनाथ खोजने का चित्रण अंकित किया है। ये बड़ा ज़रूर है, और लिखना भी आपको बड़ा ही है, तो ही मार्क मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन कभी भी स्किप मत करना, छोड़ना मत, जो भी याद आए वो लिखना। उस क्वेश्चन को देखकर आपको जो भी याद आए लिख के ज़रूर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। उत्तर में आएगा, हिमालय के ऊंचे कंधों शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि ने मानव सरोवर के श्याम नील सलील में तिक्त मधुर कमल दंड खोजते हंसों को तैरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि ने यहाँ हंसों द्वारा झीलों में कमलनाथ खोजने का चित्रण अंकित किया है। वसंत ऋतु का सुप्रभात था। अनिल मतलब पवन मंद मंद बह रहा था। बाल सूर्य की कोमल किरणें थी। अगल बगल सोने
जैसे चमक वाले शिखर थे। चिरविहार के बाद चकवा चकाई का मिलना और सेवालों के हरे बिस्तर पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारे प्रणय चेतना को मुखर करता है। एक दूसरे से विरहित होकर जिनको अलग अलग रहकर सारी रात बितानी होती थी। तीसरा क्वेश्चन है, कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए। थर्ड के आंसर में आएगा गोपिया सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा, कवि ने निर्मल और उज्जवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि ने छोटे मोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को मानव सरोवर के स्वर्णीय कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ मानव सरोवर में कमलों के ऊपर वर्षों बूंदों के गिरने का चित्रण अंकित किया है। हिमालय के उच्च कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि ने मानव सरोवर के श्याम नीलन सलिल में कमल दंड खोजते हंसों को तैरते देखा है। कवि ने यहाँ हंसों द्वारा झीलों में कमलनाथ खोजने का चित्रण अंकित किया है। आगे है, चिरविहार के बाद चकवा चकाई का मिलना और सेवालों के हरे बिस्तर पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। एक दूसरे से विरहित होकर जिनको अलग अलग रहकर सारी रात बितानी होती थी। रात के समय सदा के लिए शापग्रस्त बेबस चकवा चकाई का केंद्र बंद हुआ। फिर उनमें उस महान सरोवर के किनारे पर सेवालों की हरी बिस्तर पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। बहुत बड़ा है और ये आई थिंक पूरे काव्य में जो भी बोला ये टुक में आपको एकदम शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो का ख़त्म करते हैं और ये पूरी पोयम भी ख़त्म हो गया। हमारा स्वाध्याय भी देख लिया, लेखक के बारे में भी 2-3-4 चीज़ें देख ली हमने। अगर आपको पूरी पोयम में अनुवादन में कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट करके। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। जैसे हमारी ये चैनल है हिंदी बुक स्टडी, वैसे हमारे एक दूसरी भी चैनल है गुजराती बुक स्टडी, जिसका नाम है, चैनल का नाम गुजराती बुक स्टडी है। उसमें हम गुजराती सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सारे स्टैंडर्ड के। तो आप एक बार वो भी विज़िट कर लेना। अगर आपने भले हिंदी सब्जेक्ट रखा हो लेकिन आपके फ्रेंड ने किसी ने गुजराती सब्जेक्ट रखा हो तो वो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।